भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य। तैंतीस करोड़ की जिस आबादी ने सन 1947 में आजाद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखा था, आज उसकी तादाद 1 अरब के पार जा पहुंची है। आजादी के बाद से लेकर अब तक के लंबे सफर में काफी कुछ बदला। तामीर और तरक्की की नई नई इबारतें लिखी गई, सियासी उठापटक भी हुई। गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुए भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा गया, जिसे पढ़ने और सुनने के बाद यही लगता है कि वाकई हम एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने का अधिकार हमें मिला कैसे। आजादी के बाद पूरी तरह से डगमगा गई लोकतांत्रिक प्रणाली को दोबारा मजबूती दिलाने के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी गई। आखिर वो कौन से असाधारण जननायक थे जिन्होंने जुल्म सितम सहने के बाद भी ये लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। खैर, ये सब चंद लफ्जों में बयां करने वाली कहानी नहीं है। ये सब तफसील से जानने के लिए हमें अतीत के कई पन्ने पलटने होंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद का सैफई गांव। तारीख थी 22 नवंबर सन 1939, जब इसी गांव के एक साधारण से किसान सुघर सिंह यादव के घर एक बालक ने जन्म लिया। माता मूर्ति देवी की कोख से जन्मे फूल से नाजुक उस बालक का नाम भी माता पिता ने बड़ा ही सोच समझकर मुलायम रखा। उस वक्त किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि एक दिन नन्हा मुलायम सिंह यादव बनकर कुल और खानदान का नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता गया और मुलायम सिंह यादव ने बचपन की दहलीज को पार करके किशोरावस्था में कदम रखा। ये वो दौर था जब केंद्र और प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी और प्रखर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सरकार की जन विरोधी नीतियों की जमकर मुखालफत कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव पर भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके चलते उन्होंने 1954 में डॉक्टर लोहिया के आह्वान पर शुरू हुए नहर रेट आंदोलन में हिस्सा लिया और पहली बार जेल गए। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी। जेल से छूटने के बाद मुलायम सिंह यादव फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट गए, मगर तब तक समाजवाद की छाप उनके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से पड़ चुकी थी। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने ये साबित कर दिया कि साधारण से दिखने वाले उस नौजवान की सोच बिल्कुल असाधारण थी। 1960 का दौर था जब मुलायम सिंह यादव मैनपुरी के करहल में स्थित जैन इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कॉलेज के परिसर में उस समय के विख्यात कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही जी अपनी चर्चित रचना सुना रहे थे कि तभी एक वर्दीधारी पुलिस का दरोगा मंच पर चढ़ा और विद्रोही जी के हाथों से माइक छीनकर बोला कि बंद करो ऐसी कविताएं जो शासन के खिलाफ है। दरोगा की इस हिमाकत से वहां बैठा हर कोई अवाक था। तभी एक कसे हुए शरीर के गठीले नौजवान ने मंच पर चढ़कर दरोगा को वहीं पटक दिया। उस नौजवान की बहादुरी देखकर विद्रोही जी ने कॉलेज के प्राध्यापक उदय प्रताप सिंह से पूछा कि ये नौजवान कौन है। जवाब मिला, मुलायम सिंह यादव। बेटे की बहादुरी और उसके कसे हुए शरीर की वजह से सुघर सिंह यादव मुलायम सिंह यादव को एक पहलवान बनाना चाहते थे, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। उसे तो मुलायम सिंह यादव के सिर पर रहनुमाई और रहबरी का ताज रखकर
गरीब मजलूमों की आवाज बुलंद करानी थी। लिहाजा मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर से अपने राजनैतिक सफर की शुरुआत की और 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। अपना सियासी सफर शुरू कर चुके श्री मुलायम सिंह यादव जहां एक तरफ उत्साहित थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें डॉक्टर लोहिया के निधन के बाद टूटते बिखरते समाजवादी आंदोलन की चिंता भी सता रही थी। लिहाजा डॉक्टर लोहिया को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले श्री मुलायम सिंह यादव ने आगे बढ़ डॉक्टर लोहिया के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया और मृत हो चुके समाजवादी आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी को उनका जननायक मिल चुका था और डॉक्टर लोहिया का समाजवादी मिशन भी प्रगति की राह पर अग्रसर था कि तभी देश में एक ऐसा सियासी हादसा हुआ जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। तारीख थी 25 जून 1975। राजधानी दिल्ली का रामलीला मैदान में उमड़ा अपार जन सैलाब। तपती धूप में खड़े हर आंदोलनकारी की जुबान पर बस एक ही नारा था, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इंदिरा गांधी सरकार की जन विरोधी नीतियों से आजिज आ चुके लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत तो 12 जून 1975 को ही हो चुकी थी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज नारायण की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की रायबरेली सीट से लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी थी और 24 जून 1975 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इंदिरा गांधी को पूरी तरह राहत देने से इनकार कर दिया। ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष ने सरकार से इस्तीफे की मांग तेज कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ जेपी के आंदोलन ने इंदिरा सरकार को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। सत्ता जाने के डर से इंदिरा गांधी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। लिहाजा उन्होंने अपने पुराने सलाहकार और सहयोगी सिद्धार्थ शंकर रे को तत्काल अपने आवास पर बुलवाया। सिद्धार्थ पेशे से वकील भी थे। सिद्धार्थ शंकर रे के आते ही इंदिरा गांधी ने उनसे देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाने की बात कही और फौरन कानूनी दांवपेच खोजने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी उन राजनीतिक विरोधियों की लिस्ट तैयार कर रहे थे जिन्हें इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार करना था। सत्ता हाथ से जाने का खौफ इंदिरा गांधी के मन में ऐसा समा गया था कि उन्होंने सारी नैतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर देश में इमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया और फौरन तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने का वक्त मांगा और कुछ ही देर में इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे के साथ राष्ट्रपति भवन जा पहुंची। वहां उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ये समझाया कि राजनीतिक विरोधियों की वजह से देश के हालात काफी बिगड़ गए हैं, इसलिए देश में कानून व्यवस्था को कायम रखने और शांति बनाए रखने के लिए आपातकाल लगाना बेहद जरूरी हो गया है। 20 मिनट तक चली उस मीटिंग में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने के लिए राजी कर लिया और फिर बड़ी ही निर्लज्जता के साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 का दुरुपयोग करते हुए देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। तारीख थी 25 जून 1975। समय था रात के 12 बजे। अचानक सब कुछ बदल गया। लोगों के जुबान पर तानाशाही के ताले जड़ दिए गए। जुबान खोलना जुर्म हो गया। कहीं भी बेरोक टोक आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। एक ही झटके में संविधान से मिले सारे मौलिक अधिकार
छीन लिए गए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताक पर रखकर पूरे देश में तानाशाही का साम्राज्य स्थापित कर दिया गया। शुरू हो गया गिरफ्तारियों का दौर, जो जहां मिला उसे वहीं धर दबोचा गया। 25 जून 1975 के पूर्व इंदिरा गांधी के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन देश के युवा और विद्यार्थियों ने चलाया, जिसमें ये नारा हुआ करता था कि महंगाई हो या भ्रष्टाचार, सत्ता सबकी जिम्मेदार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके घर में है महंगाई, इस तरीके का नारा था। उस समय अन्याय और अत्याचार की, महंगाई और भ्रष्टाचार की हद हो गई थी। उसी बीच में 12 जून 1975 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक अपना निर्णय दिया, जिस निर्णय में ये आया कि इंदिरा गांधी ने अपने संसदीय चुनाव में गलत अवैध साधनों का प्रयोग किया और वह याचिका उस समय के नेता श्री राजनारायण सिंह जी की थी और उसमें श्री राजनारायण सिंह जी जीते और इंदिरा गांधी चुनाव हारी। एक तो आंदोलन चल रहा था, दूसरे वो उच्च न्यायालय ने उनको हरा दिया। इंदिरा गांधी बौखला गईं और उन्होंने 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित कर दी और इस कारण की कि अब हम ही इस देश में सम्राट रहेंगी, हमारा ही परिवार इस देश में शासन करेगा, इसके अलावा और कोई भी व्यक्ति इस देश में शासन करने योग्य नहीं है और न कांग्रेस में भी उनके अलावा कोई शासन करने लायक है। इसलिए उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की कि सभी लोगों को पकड़ करके जेलों में भेज दिया, उन पर अत्याचार किए, अन्याय किए और बाहर जनता को भी नाना प्रकार के कष्ट दिए। इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार किया गया कि अंग्रेज भी उस अन्याय अत्याचार के आगे शर्मा गए। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 1975-76 में जब इस देश में लोकतंत्र का अंधकार हो गया और लुप्त हुआ लोकतंत्र, उस वक्त श्री मुलायम सिंह जी ने कमान संभाली। उत्तर प्रदेश में आपातकाल के विरुद्ध और जेल में रहे। हमारे जैसे कार्यकर्ता भी, मैं भी मेरठ जेल में रहा आपातकाल में। हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र को अगर कोई चुनौती देगा तो इस देश की जनता कभी उसको माफ नहीं कर सकती। भारत की आजादी के जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्य, उनके ऊपर कोई कुठाराघात करेगा, उसके विरुद्ध नेता, कार्यकर्ता और जनता एक साथ मिलकर के ऐसे तानाशाहों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके खिलाफ हो जाएगी। उसी रात करीब 2:30 बजे पुलिस की एक टीम जा पहुंची गांधी शांति प्रतिष्ठान, जहां रामलीला मैदान से लौटे जेपी आराम कर रहे थे। पुलिस ने उनसे साथ चलने को कहा। तब जेपी के मुंह से बस इतना ही निकला कि आजाद भारत में भी ये दिन देखना बाकी रह गया था। पुलिस जेपी को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले गई। बहरहाल देश में इमरजेंसी तो लागू कर दी गई थी, बावजूद इसके इंदिरा गांधी को इस बात का डर था कि कहीं देश की मीडिया उनकी तानाशाही को उजागर न कर दे। इसलिए तत्काल इंदिरा गांधी के आदेश पर मीडिया कार्यालयों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए, जिससे अगले दिन के सभी समाचार पत्रों के प्रकाशन को रोका जा सके। एक तरह से मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। मगर जैसे ही लोगों ने आकाशवाणी लगाई तो उन्हें देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संदेश सुनाई दिया, जिसके बाद पूरे देश को आपातकाल की जानकारी हुई। इमरजेंसी की खबर फैलते ही देश के अंदर उबाल सा आ गया।
इंदिरा गांधी भी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ थीं, इसलिए उन्होंने आपातकाल को औपचारिक रूप से मंजूरी देने के लिए 26 जून 1975 को केंद्रीय कैबिनेट की एक आपात बैठक बुलाई। 15 मिनट के अंदर ही आपातकाल को औपचारिक मंजूरी भी मिल गई। जिन्होंने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसे जेल में ठूंस दिया गया। कई बड़े राजनीतिक दिग्गजों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। हम लोग उस समय 5-6 साल के रहे होंगे। उस जमाने में जो लोग आपातकाल के थे वो बताते थे, हमने सुन रखा है कि कांग्रेस के लोग उस जमाने में आते थे, चौपालों पे डायरी लेके आते थे, 50-50 रुपया लोगों से वसूलते थे और जो नहीं देता था उनको जेलों में डाल दिया जाता था। उन दिनों में आदरणीय नेताजी जनेश्वर मिश्रा जी और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की एक पराकाष्ठा है, आंदोलन की एक रूपरेखा है कि आज हर आदमी, हर दल में कांग्रेस के लोग भी अनेक प्रांतों में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर वो आंदोलन नहीं होता तो आज नवाब किस्म के लोग ही मुख्यमंत्री बनते और इन तानाशाही के लोग, तानाशाही का ही चलन होता। तानाशाही का आलम ये कि इंदिरा गांधी की फौज ने अंग्रेजों के रोलेट एक्ट को भी पछाड़ दिया। किशोर विद्यार्थियों को भी नहीं बख्शा गया। लोकतंत्र पर इतना क्रूरतम प्रहार देखकर हर एक हिंदुस्तानी थर्रा उठा। बोलना तो दूर, सिसकी भरना भी अपराध हो गया। घनी काली अंधेरी रात भी चीत्कार करते हुए कराह उठी। कुर्सियां बरकरार रखने को भाड़ में झोंक दी है आबादी। इसको बेहतर कहें या हम बदतर, मुल्क पर छा गई है बर्बादी। सारा इंसाफ ताक पर रखकर बेगुनाहों पर तोहमतें ला दी। या इलाही, जमात की किस्मत में क्यों लिखी तूने ये बर्बादी। जाने कब इनकलाब आएगा, जाने फिर कब मिलेगी आजादी। जब चारों तरफ से नैराश्य उत्पन्न हो गया, सारे बड़े नेताओं को जेल में ठूंस दिए जाने से नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया। अंधेरा इतना कि एक हाथ को दूसरे हाथ की सुध न मिल पाए। तब मुलायम सिंह यादव ने हुंकार भरी कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जितनी जेल बनाई तूने सारी जेलें भर देंगे। उस समय जहां विद्यार्थी आंदोलित था, माननीय मुलायम सिंह जी, जिनको लोकतंत्र सेनानी जननायक कहते हैं और जननायक की उपाधि भी हम लोगों ने दी, उन्होंने सहर्ष उसको ग्रहण किया। वास्तव में वो एक बहुत बहादुर और निर्भीक और निडर व्यक्ति हैं और उस समय भी उनके क्या लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में जो आंदोलनरत थे विद्यार्थी, उनको कांग्रेस के लोग अपनी पुलिस से गुंडागर्दी करके पिटवाते थे, अन्याय अत्याचार करते थे। माननीय मुलायम सिंह हमेशा विद्यार्थियों के साथ खड़े होते थे और विद्यार्थियों की, नौजवानों की हर प्रकार की मदद करते थे। और मेरी समझ में आता है कि शायद उनके बस में जितना होगा उतनी मदद की उन्होंने। और बाद को जब इमरजेंसी लगी तो माननीय मुलायम सिंह भी उस इमरजेंसी का शिकार हुए, जिन्हें जननायक हम कहते हैं। उन जननायक को इटावा के कारागार में बंद किया गया और मेरी जहां तक जानकारी है कि उस बैरक, एक बड़ी बैरक में जिसमें 250 लोग रहते होंगे, उस एक बैरक में उनको रखा गया और उनके सीखचों के आगे जिसके हवा और उसके लिए होते हैं, उनमें टीन के तख्ते लगा दिए ताकि वो इधर उधर देख न सके और आम कैदी उनसे मुलाकात न कर सके। मुलायम सिंह जी जो उस समय आंदोलन में नौजवानों के नेता थे, पूरा उन्होंने संगठित किया था नौजवानों को और इमरजेंसी लगने से पहले ही जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़े थे। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्रेरित करने में उस समय के युवा मुलायम सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। वो स्वयं भी 19 महीने जेल में रहे। और ये नेतृत्व के प्रति भरोसे का ही कमाल था कि खेत खलिहानों से किसान निकला, कल कारखानों से मजदूर निकला, न्यायालयों से अधिवक्ता निकले, अपने अपने कार्यालयों से
पत्रकार निकले और दिनकर के गीत को गर्जन बनाकर हुंकार भरी। सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आजादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हुंकार भरी थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आजादी के बाद दूसरी आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के अंदर जननायक मुलायम सिंह यादव ने हुंकार भरी कि तानाशाह को तख्त पर रहने नहीं देंगे। शायद यही कारण है कि हिंदुस्तान के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी के नाम से सिर्फ मुलायम सिंह यादव को ही पुकारा जाता है। आखिर तानाशाह की तानाशाही को मुंह की खानी पड़ी और इंदिरा समेत उनकी पूरी फौज को देश ने नकार दिया। चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से सत्तासीन हुई, किंतु दुर्भाग्य की दूसरी आजादी के रणबांकुरों को लोभी सत्ता ने भुला दिया। ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने देश की दूसरी आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, शासन की उपेक्षा के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। इस लड़ाई में किसी व्यापारी का व्यापार तबाह हुआ, किसी विद्यार्थी का करियर तबाह हुआ, किसी किसान की खेती कुर्क हो गई, तो किसी वकील के मुवक्किल छिन गए। लेकिन रणबांकुरों के बलिदान से मिली सत्ता को कुछ लोभी नेताओं ने अपमानित करते हुए दफना दिया। ऐसे में फिर एक बार जननायक मुलायम सिंह यादव ने बलिदानियों के बलिदान को सम्मान देते हुए आपातकाल के राजनीतिक बंदियों को सरकारी मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई। लोकतंत्र सेनानी नहीं होते तो आज लोकतंत्र जिंदा ही नहीं होता। लोकतंत्र को जिंदा रखने में माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उस समय के विद्यार्थियों को लोग बताते हैं कि आज हमने सुन रखा है कि आज जो भी लोकतंत्र जिंदा है, इसके प्रेरणा स्रोत जयप्रकाश नारायण तो थे ही, लेकिन विद्यार्थियों ने जो आंदोलन चला रखे थे उनको बहुत ज्यादा मदद आदरणीय नेताजी ने की थी। और इसीलिए आज लोकतंत्र जिंदा है, लोकशाही जिंदा है और हर प्रांत में, हर देश में अलग अलग लोग, गरीब वर्ग के लोग, धनी वर्ग के लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं। अगर ये लोकतंत्र सेनानी नहीं होते तो केवल नवाबों का शासन रह जाता, कहने को यह लोकतंत्र होता, असली में राजतंत्र ही रहता। यहाँ मुलायम सिंह की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कोशिश की वो गिरफ्तार न हो, विरोध करें, भूमिगत रहे, बाद में पकड़े गए तो जेल के अंदर भी उन्होंने राजनीतिक प्रशिक्षण किया, तमाम साथियों को बताया कि इमरजेंसी क्या हो रही है, जुल्म क्या है, विरोध क्यों कर रहे हैं। तो प्रतिरोध का दर्शन जो लोहिया ने हम सबको सिखाया था, उसका प्रचार मुलायम सिंह ने किया, ये बड़ी अच्छी बात की। इसीलिए मैं उनको बहुत बड़ा एक नायक मानता हूँ आपातकाल का, जिसे फिर से एक बार अलोकतांत्रिक और जातिवाद की राजनीति करने वाली एक पार्टी ने छीन लिया। जब आप देखिए आदरणीय, अभी भी आदरणीय नेताजी की सरकार, चाहे वो अखिलेश जी की सरकार रही हो या माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, इस सरकार के जाने के बाद जो भी सरकारें आती हैं, हिंसक कार्रवाइयां शुरू हो जाती है, एक व्यक्ति विशेष का शासन हो जाता है, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान रोक दिया जाता है। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान है, उसी तरह से लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान होना चाहिए। उस सम्मान को बार बार रोका गया और जब भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आई, आदरणीय अखिलेश जी की सरकार आई, तो फिर से उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया। एक बार फिर जननायक मुलायम सिंह यादव ने लोकतंत्र सेनानियों से वादा किया कि सत्ता में आए तो फिर से सारी सुविधाएं बहाल करेंगे। खुद कुर्सी पर बैठकर दूसरों को जमीन पर बिछाने वाली एक नेता में इंदिरा गांधी का अक्स देखने वाले लोकतंत्र सेनानियों ने एक बार फिर बीड़ा उठाकर समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व करते हुए समाजवादी पार्टी को सत्ता में पहुंचा दिया।
और वचन के धनी मुलायम सिंह यादव ने भी सत्ता में आते ही लोकतंत्र सेनानियों की सारी सुविधाओं को बहाल कर दिया। माननीय मुलायम सिंह जी के कारण अस्पताल का डॉक्टर जान गया कि देश में इमरजेंसी लगी थी, पुलिस का पुलिस अधीक्षक जान गया कि देश में इमरजेंसी लगी थी, पीसीएस कैडर का एसडीएम जान गया कि देश में इमरजेंसी लगी, आईएएस कलेक्टर जान गया कि देश में इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी में यह अन्याय और अत्याचार हुआ था, देश की आजादी छीन ली गई थी। ऐसे लोगों को इस सरकार ने सम्मानित किया जिन्हें लोकतंत्र सेनानी कहा गया। वर्तमान में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन जैसी कल्याणकारी योजनाओं के सफल संचालन के साथ साथ पुरखों से विरासत में मिले लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र के रक्षक रणबांकुरे लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है। चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन रचाता, आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पे आई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पे आई है। सावधान पद और पैसों से होना है गुमराह नहीं, सीने पे गोली खाकर भी मुख से निकले आह नहीं, सीने पे गोली खाकर भी मुख से निकले आह नहीं। ऐसे वीर शहीदों ने, ऐसे वीर शहीदों ने भारत की लाज बचाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पे आई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों
से टकराई